अभी क्या पढ़ रहा है, हम लोग पढ़ रहा है टू एस्पेक्ट निकालना, दो बात, उसमें एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। तो ये आपको गोल्डन रूल में क्या बोला था, आने से और बढ़ने से डेबिट कर दीजिए, जाने और घटने से क्रेडिट कर दो। उसके बाद आपको आने जाने में यदि समझ में नहीं आ रहा तो आप सोचिए नॉमिनल अकाउंट के बारे में, उसमें लिखवाए थे डेबिट करेंगे एक्सपेंस और लॉस को, क्रेडिट करेंगे इनकम और गेन को। तो हम लोगों को अभी कुछ शॉर्ट ट्रांजेक्शन सीखना है। लास्ट डे हम लोग कितना ट्रांजेक्शन कर चुका है, 33, अभी 34 सीखेंगे। बट उसके पहले हम एक बात करना चाहता आपसे। देखिए ट्रांजेक्शन दो तरह का होता है, एक कैश ट्रांजेक्शन और एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन। मतलब किसमें पैसा आपको तुरंत देना पड़ेगा, कैश ट्रांजेक्शन में। और क्रेडिट में क्या होता है, आज आप ट्रांजेक्शन कर लो, सामान ले लो, फ्यूचर में दे देगा, ठीक है, कुछ दिन बाद दे देगा, ठीक है। तो यहाँ एक हम ट्रांजेक्शन लिख रहा है जो मेरे सीरियल नंबर से 34 में है। ये आगे पीछे हो सकता है, बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट सीखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ है परचेस फर्नीचर फ्रॉम, परचेस फर्नीचर फ्रॉम, ठीक है, परचेस फर्नीचर फ्रॉम राम फर्नीचर हाउस, ठीक है, ₹10,000। तो देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, जब भी किसी ट्रांजेक्शन में या तो ऑन क्रेडिट लिख दे, क्या लिख दे, ऑन क्रेडिट, या फिर आपका पार्टी का नाम दे दे। तो इस केस में यदि ये दो सिचुएशन है तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन आप मान लीजिएगा। कौन सा ट्रांजेक्शन मानोगे, क्या आपको समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, कि ये वाला कैश ट्रांजेक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। कैसे समझ में आएगा कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो देखिए जो आप फर्नीचर खरीद रहे हो राम फर्नीचर हाउस से, ठीक है, 10,000 का, इसमें देखो पार्टी का नाम दिया है, हाँ, लेकिन क्या क्रेडिट पार्टी का नाम तो दिया है, क्या ऑन क्रेडिट लिखा हुआ है, तो ऑन क्रेडिट लिख दे या फिर किसका नाम दे दे, पार्टी का नाम दे दे, तो कौन सा ट्रांजेक्शन हो जाएगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। बीच में हम अभी क्या लिखा, और लिखा, समझ में आ रहा है। तो या तो ऑन क्रेडिट या तो पार्टी का नाम। तो अभी क्या कौन सा कंडीशन पूरा हो गया, पार्टी का नाम दे दिया है ना, तो मतलब क्या हो जाएगा, ये उधारी में आप ट्रांजेक्शन किए हो। तो फर्नीचर खरीदने से क्या आएगा, फर्नीचर आएगा, ये बात तो क्लियर है। और फर्नीचर ही क्यों लिखेंगे, क्योंकि मेरे लिए फर्नीचर क्या है, एसेट्स है। और आपको लास्ट डे बोला था जब हम लोग गुड्स खरीदेंगे तो परचेज लिखेंगे, बेचेंगे तो सेल लिखेंगे, क्योंकि परचेज आपका खर्चा होता है और सेल आपका क्या होता है, इनकम होता है, ठीक है। उसी तरह जब हम लोग फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर तो यहाँ पे कुछ बोला नहीं है, राज फर्नीचर हाउस उसका डीलर है फर्नीचर का, उससे खरीद रहे हैं, तो फर्नीचर मेरे लिए एसेट्स है। एसेट्स आप कभी भी खरीदिएगा तो एसेट्स का नाम डेबिट करिएगा, ठीक है, क्योंकि एसेट्स आपके पास आएगा ना, तो आने से क्या करेंगे डीआर, और जाएगा क्या, पैसा जा रहा है क्या, बोलो, क्योंकि सर ये तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। सर आपको कैसे पता चला, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे राम फर्नीचर हाउस है ना, इसको, इसमें हम आपको दो बात बोले थे, या तो ट्रांजेक्शन में ऑन क्रेडिट लिख दे, क्या ट्रांजेक्शन में ऑन क्रेडिट लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, ऑन क्रेडिट कहीं नहीं लिखा हुआ। तो पार्टी का नाम दिया है, तो पार्टी का नाम दे देने से मतलब ये राम फर्नीचर हाउस को हम पैसा दिए नहीं है, ऐसा हम लोग मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे राम फर्नीचर हाउस, और इसको आप क्रेडिट क्यों करोगे, इसके पीछे भी लॉजिक है। राम फर्नीचर हाउस तो पर्सनल अकाउंट में जाएगा ना, किसी पर्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो राम फर्नीचर अकाउंट पर्सनल में, और पर्सनल में बताए थे क्रेडिट द गिवर, जिसको रुपया देना बाकी रहता है उसको किधर लिखते हैं, क्रेडिट में, तो इसको क्रेडिट कर दिए। समझ में आया। तो एक बार हम इसको गो थ्रू कर देता है। हम लोग कभी भी कोई ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग दो बात ध्यान देंगे, क्या ऑन क्रेडिट लिखा है कि पार्टी का नाम दिया है। यदि दो में से कोई भी कंडीशन है तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो जाएगा। यदि साफ साफ बोल देता ना कि यहाँ कैश में खरीदे हैं, तब तो कैश ट्रांजेक्शन ही मानेंगे। तब क्या मानोगे, कैश ट्रांजेक्शन। जैसे मान लो, अच्छा उसको भी कर देता है, तो कैश ट्रांजेक्शन अभी इसमें नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ क्या दिया हुआ, पार्टी का नाम दिया है ना, तो कौन सा ट्रांजेक्शन होगा, बोलिए, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन होने से इसका मतलब ये हो गया फर्नीचर आएगा डेबिट, और पैसा देना बाकी है, तो जिसको देना बाकी उसको क्रेडिट करेंगे,
क्योंकि पर्सनल अकाउंट का क्या नियम होता है, क्रेडिट द गिवर, जिसको रुपया देना बाकी रहता है। मान लीजिए 35 नंबर में हम कुछ लिखना चाह रहे हैं, इसमें हम लिखा परचेस फर्नीचर, ठीक है, इन कैश, मतलब रुपया देके फर्नीचर खरीद रहा है, फ्रॉम राज या राम फर्नीचर हाउस। ये पूरा नाम आप लोग समझ लीजिए, राम फर्नीचर हाउस है, ₹9,000 का। इस केस में बताओ ये क्या, ये कैश ट्रांजेक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है? कैश ट्रांजेक्शन है, क्योंकि साफ साफ इन केस लिख दिया है। या तो यहाँ पे लिख देता परचेस फर्नीचर फॉर कैश या इन कैश, इसका मतलब है कि पैसा देके सामान खरीदे हैं। आप ये मत जिद में आ जाइए कि सर यहाँ पे तो पार्टी का नाम दिया है, तो पार्टी का नाम दे देने से क्रेडिट ट्रांजेक्शन बोल दीजिए। अरे भाई वहां पे साफ साफ बोला है कि कैश में खरीदे, तो पार्टी से हमको क्या मतलब है? समझ में आ रहा है? तो क्या आएगा मेरे पास, फर्नीचर आएगा, तो फर्नीचर क्या हो जाएगा, डेबिट, और कैश जाएगा, कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इसको नोट कर लो, दो ट्रांजेक्शन को नोट करिए, तब तक हम आगे बढ़ता है, ठीक है। हो गया, चलिए लिखते जाओ, फटाफट लिखते जाइए। देखो आगे बढ़े, ठीक है, क्या हुआ बोलो, क्या? हाँ, इसको आप जैसे जैसे हम बोर्ड पे लिखता है अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए आप उसको पूरा लिख लिया करो, बेस्ट ऑप्शन रहेगा, ताकि आप घर में भी रिवीजन करोगे, चेक करते रहोगे ना कभी पढ़ते समय, तो आपको याद हो जाएगा कि ऐसा ऐसा बात होता है, ठीक है। इसीलिए हम इसके बाद देखो इसको लिखवा दिया, कैश ट्रांजेक्शन डाल दिया तो कैश में होगा, इसमें कैश में है इसीलिए बोल के कैश हो रहा है, चाहे भले ही यहाँ पे पार्टी का नाम बोल दे। अब ये मत बोलना कि कैश भी लिख देगा ऑन क्रेडिट लिख देगा, दोनों चीज एक साथ कैसे होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे हम बढ़ता है, ठीक है। इसको लास्ट वाला को क्या करें, खत्म कर दे कि अभी कंटिन्यू? चलिए ठीक है, थोड़ा सा स्पेस चाहिए तो मेरे को, तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट कितना नंबर होगा बाबू, 36 नंबर में ये बात हो गया आपका, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश, महेश से गुड्स खरीद रहे हो, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ₹3,000, क्या होगा अब, पहला बात क्या होगा बोलिए, परचेस बोल रहे हो आप, डेबिट होगा, गुड्स आ रहा है, तो गुड्स के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, परचेस। ये आपको बता दिए थे कि गुड्स के जगह पे परचेस, खरीदेंगे तो परचेस, बेचेंगे तो सेल। रीजन परचेस का डेबिट करने का क्या है सर, क्योंकि खरीदने से मेरा एक्सपेंस पड़ता है, और एक्सपेंस होने से हम लोग किधर लिखते हैं, डेबिट साइड में। यहां तक क्लियर है, परचेस खर्चा इसीलिए डेबिट साइड में, क्रेडिट किसको करोगे, महेश को, ठीक, क्यों भैया, सिंपल सा बात है भैया, पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि कैश ट्रांजेक्शन ही क्रेडिट है, और यहाँ पे परचेज गुड्स फ्रॉम महेश साफ साफ बोल रहा है, तो महेश बोल रहा है ना, यहाँ पे इन कैश या फॉर कैश में बोला है कि पैसा देके खरीद रहे हैं। तो आप आपको बोले थे दो चीज देखना, ऑन क्रेडिट या पार्टी का नाम, या साफ साफ पार्टी का नाम है, तो पार्टी का नाम होने से यहाँ पे पार्टी का नाम क्रेडिट कर देंगे। पिछले वाले ट्रांजेक्शन में हम लोग फर्नीचर खरीदे थे, तो फर्नीचर डेबिट किए थे,
इस वाले ट्रांजेक्शन में हम लोग गुड्स खरीद रहे हैं तो परचेस डेबिट करेंगे। तो याद रखिएगा, एसेट्स खरीदेंगे तो एसेट्स का नाम डेबिट क्रेडिट करेंगे, ठीक है, डेबिट करेंगे। और जब आप गुड्स खरीदोगे तो परचेस डेबिट करोगे। आगे बढ़े, चलिए। सोल्ड गुड्स टू श्याम, 37 नंबर। जस्ट ये प्रैक्टिस क्लास है, प्रैक्टिस टाइप का है, क्योंकि सब चीज आपको हम कराया भी है। ये बेस है, आपको अच्छा से सीखना होगा, इसलिए इसमें थोड़ा समय दे रहा है और भी एक्स्ट्रा टाइम दे देगा। सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट ₹30,000। अब बोलो, पहले आइडेंटिफाई करो ये कैश ट्रांजेक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। सर साफ साफ ऑन क्रेडिट यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया। और किसको बेच रहे हैं आप? श्याम को। तो श्याम को बेच रहे हैं, तो श्याम से पैसा पाएंगे, डेबिट द रिसीवर, याद है? सर आप तुरंत डेबिट द रिसीवर कैसे समझ लेते हैं? क्योंकि भैया देखो, हम श्याम से पैसा पा रहे हैं और श्याम पर्सन है, पर्सन के बारे में सोचेंगे तो पर्सनल अकाउंट। डेबिट द रिसीवर का मतलब होता है पैसा मिलना बाकी है, और क्रेडिट द गिवर मतलब पैसा देना बाकी है। तो यहाँ बेच रहे हैं ना गुड्स को, तो पैसा हम पाएंगे क्योंकि हम उसको उधारी में सामान बेच रहे हैं, तो पैसा पाना बाकी है। पर्सनल अकाउंट का जो रूल है ना, ठीक है, जो हम लोग ऑलरेडी पिछला क्लास में पढ़ा, उसके हिसाब से यहाँ पे डेबिट क्रेडिट होगा। आगे बढ़े, तो श्याम डेबिट होगा क्योंकि पर्सन अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर। अब क्रेडिट किसको करोगे? सेल। गुड्स अकाउंट मत करिएगा, ठीक है। अच्छा, सोल्ड अकाउंट नहीं लिखते हम लोग, सेल अकाउंट ही लिखते हैं, क्योंकि सेल और सोल्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाता है, तो सेल्स अकाउंट ठीक पड़ता है, ठीक है। तो परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट, गुड्स खरीदेंगे तो परचेज, अब बेचेंगे तो सेल, ठीक है। तो यहाँ पर अमाउंट यदि देखना चाहोगे तो 30,000 इधर भी आएगा, 30,000 इधर भी आएगा। चलिए आगे बढ़िए, ये दो ठो ट्रांजेक्शन नोट करो फटाफट, फिर हम आगे बढ़े। हो गया? तो देखिए आगे बढ़ता हम लोग, तो इसको हम लोग समझते हैं। हो गया, आपको कब क्रेडिट ट्रांजेक्शन समझना है, क्या कैश ट्रांजेक्शन समझना है, इसको आपको अच्छा से क्लियर कर लेना है, ठीक है। अब देखिए, ड्राइंग किसको बोलते हैं हम लोग? हाँ, इसका एकदम चालू मीनिंग यही है, नॉर्मल आप समझोगे कि ऑनर अपने बिजनेस से, चाहे गुड्स, बिजनेस जानते हो ना, जो आपका फैक्ट्री है या जहां पे आपका बिजनेस सेटअप है, ऑफिस है, ठीक है, जिस टाइप का काम है, अपने बिजनेस से या तो कैश निकाले या फिर गुड्स निकाले या फिर कुछ भी और एक्स्ट्रा चीज निकाल दे, तो जो भी चीज पर्सनल यूज के लिए कौन लेगा? ऑनर लेगा। तो उस केस में कहां से लेगा? ऑनर। तो वो ड्राइंग हो जाएगा। इससे रिलेटेड अभी हम लोग कुछ ट्रांजेक्शन सॉल्व करेगा, ठीक है। तो एक ट्रांजेक्शन है, कितना नंबर होगा बाबू ये? 38। तो 38 नंबर ट्रांजेक्शन है, विड्रॉ कैश, पैसा निकाल रहे हैं हम लोग फॉर पर्सनल यूज। तो यहां साफ साफ बोल दिया पर्सनल यूज। अब देखो बहुत सारा दुविधा आता है, पहले क्लियर करते हैं, ठीक है। सारा जो भी आपके दिमाग में बात आ रहा है उसको क्लियर करते हैं। विड्रॉ कैश, तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये नहीं बोलता है कि कौन विड्रॉ किया है, हम आपको बिगिनिंग ऑफ द डे से बोल रहा है कि किसी भी ट्रांजेक्शन को हम लोग पढ़ते हैं तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लीजिए कि विड्रॉ कौन किया है, तो हम लोग ही ऑनर है, हम लोग किए होंगे। तो विड्रॉ कैश फ्रॉम पर्सनल यूज, तो ये आपको बात बता दे, ये बिजनेस का प्लेस है और ये ऑनर है। ऑनर अपने सारे एग्जाम्पल में मिस्टर आर है, कोई भी ऑनर हो सकता है। अब ऑनर को पैसा का दरकार है, यहाँ कैश साफ साफ बोला है कि नहीं? अच्छा, अमाउंट नहीं लिया, अमाउंट ले लो, से फॉर एग्जाम्पल ₹3,000 ले रहा है, ठीक है। तो हमको पैसा का दरकार है, तो हम पैसा कितना निकाल लिए? 3,000, ठीक है। किसके लिए निकाले हो? पर्सनल यूज, तो क्या हो जाएगा? ड्राइंग हो जाएगा। तो ड्राइंग हमेशा डेबिट होता है, ड्राइंग क्या होता है? डेबिट होता है। ये हम आपको फर्स्ट डे में वाले जो सेकेंड डे थर्ड डे का जो भी लेक्चर था ना, उसमें भी हम बताया हुआ था। ड्राइंग कब डेबिट होगा? देखिए,
जनरली मतलब हमेशा क्या होता है, ऑनर क्या करता है, बिजनेस से कुछ भी निकालेगा ना, तो बिजनेस से कुछ भी निकालेगा तो बाद में ये पैसा इसको वापस करना पड़ सकता है। और हम लोग जो सोचते हैं कि बिजनेस के तरफ से सोचते हैं कि ऑनर के तरफ से सोचते हैं, आना जाना डेबिट क्रेडिट खर्चा इनकम बिजनेस के तरफ से सोचते हैं। तो देखो आज बिजनेस 3000 दे रहा है ना, कल लेकिन वापस ले लेगा। किससे लेगा, वापस मांगेगा। अब सुनो, आर तो पर्सन है, लेकिन यहां पे याद रखिएगा किससे पैसा बिजनेस पाएगा, बिजनेस किससे पैसा पाएगा, मिस्टर आर से, ऑनर से। तो ऑनर को डेबिट करेगा, बट ऑनर के जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं, ड्राइंग लिखते हैं। जब पैसा डालेगा ऑनर तो कैपिटल, और जब कुछ निकालेगा ऑनर पर्सनल यूज के लिए तो ड्राइंग डेबिट होगा। उल्टा होता है, कैपिटल हमेशा, ड्राइंग हमेशा कैपिटल का क्या होता है, उल्टा होता है। क्योंकि कैपिटल के केस में ऑनर खुद इसमें पैसा डालता है और ड्राइंग के केस में ऑनर निकालता है। तो आज नहीं तो कल ऑनर को क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा जो 3000 निकाला है। तो बिजनेस पाएगा तो डेबिट करेगा ड्राइंग, ठीक है। और क्रेडिट क्या करेगा, कौन करेगा, बिजनेस कैश अकाउंट क्रेडिट करेगा, क्योंकि बिजनेस के पास से क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है। तो ड्राइंग होगा डेबिट और कैश होगा क्रेडिट। आप मेरे से अभी क्या पढ़ रहे हो, ये डे 5 का लेक्चर है। आप मेरे से पढ़ रहे हो कि कोई भी एक ट्रांजेक्शन से कितना बात निकलता है, 2 बात निकलता है, उसमें एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। समझ में आया। आगे देखिए 39 नंबर, ध्यान देना बाबू, क्योंकि हल्का हल्का डिफरेंस होता है और हल्का हल्का डिफरेंस का मतलब अलग हो जाएगा। यदि हम आपको ये बोले विड्रॉ कैश, विड्रॉ मतलब होता है निकालना, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, या ऑफिस यूज बोला है हम, मतलब मिस्टर आर बैंक में गया, और बैंक में भी किसका अकाउंट है, बिजनेस का ही अकाउंट है। किसका अकाउंट है, बिजनेस का ही अकाउंट है, ठीक है। बिजनेस लिख देते हैं, ठीक है। बिजनेस का अकाउंट रहता है ना बैंक में, और ये गया बोला भाई हमको पैसा दे दो, लेकिन इस पैसा को ये कहाँ यूज करेगा, ऑफिस के लिए, पर्सनल नहीं। तो इस केस में आप ड्राइंग नहीं बोल सकते। ड्राइंग कब बोलोगे, जब मिस्टर आर जो भी पैसा विड्रॉ करेगा खुद के लिए यूज करेगा, खुद के लिए पर्सनल यूज करेगा, अपने डॉटर या सन्स या वाइफ या मदर के लिए, पर्सनल फैमिली मेंबर के लिए, तो ड्राइंग हो जाएगा। यहाँ जो पैसा विड्रॉ किया ऑफिस यूज के लिए, ऑफिस यूज के केस में क्या होगा बोलो, पैसा आएगा, किसके पास आएगा पैसा, पैसा आर के पास आएगा, लेकिन अल्टीमेटली ये पैसा कहाँ जाएगा, बिजनेस में जाएगा ना, ऑफिस में जाएगा ना। तो बिजनेस के पास पैसा आएगा तो आने से डेबिट करेंगे, और बिजनेस का क्या घटेगा, बैंक बैलेंस घटेगा। और आपको हमेशा हर ट्रांजेक्शन में पहला फंडा क्या सोचना है, आना और जाना। आने जाने में नहीं समझ में आएगा तो नॉमिनल अकाउंट, नहीं तो पर्सनल अकाउंट, ठीक है। कभी कभी पर्सनल अकाउंट जब किसी पर्सन से रिलेटेड होगा तो यहाँ आप ऑफिस के लिए पैसा निकाल रहे हो तो कैश क्या होगा, आएगा डेबिट, और बैंक बैलेंस जो आपका पड़ा हुआ है ना बिजनेस का अकाउंट में पैसा, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे मान लो एग्जांपल के तौर पे हम 4000 ले लेता है, तो यहाँ पे 4000 आएगा एक साइड में, और दूसरे साइड में भी 4000 आएगा, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद हम आगे कुछ और बेसिक लेवल का ट्रांजेक्शन समझता है। चलिए आगे बढ़े, चलिए कितना नंबर होगा, 14 में। तो एक एक करके हम लोग क्लियर करते जाता है जितना हो सकता है, उसके बाद आगे हम लोग और भी बहुत सारा, अब चैप्टर वाइज कुछ दिन बाद सीखेंगे ना, तो वहाँ चैप्टर वाइज करके समझना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, बट आपका पहला चैप्टर स्टार्ट हो गया, आपको भी पता नहीं चल रहा, वो पता चल जाएगा धीरे धीरे करके, ठीक है। तो चलिए देखिए
ये हो गया। ट्रांजेक्शन नंबर अभी होगा कितना, 4040, ठीक है, 40 नंबर ट्रांजेक्शन होगा। तो ये नंबर आगे पीछे हो सकता है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझना है। थोड़ा हो सकता है आगे पीछे किसी में आपका आगे पीछे हो सकता है, या फिर आप जो रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं उसका नंबरिंग जो है डे वाइज जो क्लास है आगे पीछे हो सकता है, बट आपको जनरली जितना बेस लेवल का क्वेश्चन है सब करा दे रहा है। अभी हम एक और ट्रांजेक्शन को लेता है समझ के, तो चलिए, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹10,000। बोलो, राम से सामान खरीदोगे तो क्या आएगा और क्या जाएगा, सोचिए। गुड्स आएगा और पैसा जाएगा। फंस गए ना, यहाँ पार्टी का नाम दिया है तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन इसको मानना पड़ेगा, या तो ट्रांजेक्शन में लिख दे ऑन क्रेडिट या फिर पार्टी का नाम दे दे। तो गुड्स आएगा, गुड्स खरीदने पे, तो गुड्स के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, परचेज। और परचेज को डेबिट करने का मेन जो रीजन है ना, वो ये है कि परचेज अकाउंट क्या है, परचेज क्या है, खर्चा है, क्योंकि खरीदना आपके लिए गुड्स खरीदना खर्चा होता है, तो परचेज डेबिट हो जाएगा 10,000 से। और राम को तो आपको पैसा देना बाकी है, तो जैसे ही राम के बारे में सोचोगे तो कौन सा अकाउंट आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में बोले थे क्रेडिट द गिवर होता है, जिसको पैसा देना बाकी रहता है उसको क्रेडिट करेंगे। मेरा मोटिव ये नहीं था, ये ट्रांजेक्शन तो हमको ऑलरेडी सिखाया था, खाली नाम चेंज कर दिए ना, अभी तो सिखाए थे महेश का। मेरा मोटिव ये है कि 41 में हम सिखाना चाह रहे हैं पेड टू राम, पेड टू राम बाई चेक। राम को हम पेमेंट कर दिया, चेक एक काट के दे दिया 10,000 का। तो इस केस में क्या होगा, टू एस्पेक्ट, तो एकदम कॉमन सेंस अप्लाई करो। जब आप राम को पैसा देना बाकी किए थे तो क्रेडिट किए थे, और आपको हम लास्ट लेक्चर में बोला था किसी पार्टी को यदि देना बाकी है तो क्रेडिट कर दो, क्योंकि क्रेडिट द गिवर होता है। जब आप उसका हिसाब क्लियर कर दोगे ना, तो आपको लेजर जो होता है, इसको अकाउंट बोलते हैं, अकाउंट जो होता है इसको कैंसिल करना पड़ता है, और कैंसिल करने के लिए आपको अपोजिट साइड में लिखना होगा। तो राम को डेबिट कब करेंगे, जब उसको आप दे दोगे, मतलब किसी को देना बाकी है तो क्रेडिट करके रखे हैं, जब उसका हिसाब क्लियर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो राम को कितना से डेबिट करना है, 10,000 से। बोले, अब राम को डेबिट क्यों किए, राम को तो आप चेक काट के दियो। हमेशा याद रखिएगा, जिस दिन आप चेक दोगे, मान लेना उसी दिन बैंक बैलेंस कम हो गया, ठीक है, जिस दिन आप चेक काट के देंगे उस दिन क्या मानेंगे, बैंक बैलेंस कम हो गया, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितना है बैंक अकाउंट, 10,000 है। सर कैसे बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, अरे कॉमन सेंस, एक चेक कागज का टुकड़ा होता है, आप उसमें साइन करके अमाउंट पुट करके दे दिए, सामने वाला चेक लेके जाएगा बैंक में, आपके अकाउंट का पैसा उसके अकाउंट या उसको कैश मिल जाएगा, तो आपका तो बैंक बैलेंस कम होगा ना। समझ में आ रहा है, तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, तो आपको बार बार तो बोल रहा है घटने से क्रेडिट कर दो। और राम क्यों डेबिट किया, क्योंकि यहाँ पे जब देना बाकी था तो क्रेडिट करवाए थे, जब उसका हिसाब क्लियर कर दोगे तो डेबिट करके हिसाब क्लियर करना होगा, क्या बोलना है, क्लियर करना पड़ेगा, तो डेबिट करके कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ेगा हम लोग, फटाफट आगे बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़े, देखो 42 नंबर, 42 नंबर, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹10,000। ठीक है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹10,000 एंड स्टॉक ₹3,000। मतलब आपको हम फर्स्ट डे भी ये बताया था कि बिजनेस अलग होता है, और आज भी बता रहा है बिजनेसमैन अलग होता है। ये मिस्टर आर मेरे हर एग्जाम्पल में बिजनेसमैन है, यहाँ पे कोई भी पर्सन हो सकता है ऑनर, ठीक है, जो भी बिजनेस का मालिक होगा।
तो ये बिजनेस अपने आप हवा में तो स्टार्ट नहीं हो जाएगा ना, उसमें कुछ पैसा लगेगा, कुछ एसेट्स लगेगा, कुछ स्टॉक लगेगा, कुछ भी लग सकता है। तो जो यहाँ पे मिस्टर आर क्या चीज डाल रहा है, दो चीज डाल रहा है, कैश डाल रहा है और स्टॉक डाल रहा है। तो आप समझ सकते हो कि आने से डेबिट करते हैं तो क्या क्या आया इस बार, कैश आया, तो डेबिट करेंगे। कितना का कैश आया, 10,000 का। सर किसके तरफ से सोचते हैं आने जाने में, बिजनेस के तरफ से। लेकिन ट्रांजेक्शन पढ़ता कौन है, जो भी ट्रांजेक्शन को टू एस्पेक्ट निकालने की कोशिश कर रहा है वो अपने तरफ सोचो। मतलब स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो बिजनेस स्टार्ट तो आर की, आर यहाँ पे हम है, समझ में आया? आप हो, ठीक है, कोई भी हो सकता है जो ऑनर होगा, ठीक है। तो कैश आया और स्टॉक भी तो आया बिजनेस के पास, आ स्टॉक आया ना, कितना का स्टॉक आया। सर स्टॉक कैसे डाल सकता है, मान लो हो सकता है वो कपड़ा का बिजनेस किया हो, कपड़ा में क्या होगा, जीन्स वगैरह या शर्ट उट होगा, बिक्री करने के लिए सोच रहा होगा, सेल करने के लिए वो खरीद के लाया होगा कैश, या पहले का स्टॉक उसके पास पड़ा हुआ किसी और सेक्टर से, वो डाल दिया, ठीक है, इस बिजनेस में, जो बिजनेस अभी नया सेटअप कर रहा है, ठीक है। अब देखिए दो चीज आया, कैश आया, स्टॉक आया। सामने वाला को आज नहीं तो कल ये पैसा, ये तीनों का वैल्यू वापस करना पड़ेगा। कौन देने वाला है, बिजनेस। तो पर्सन को देने वाला है ना, क्रेडिट द गिवर करेंगे। तो जो भी चीज वापस करना है मिस्टर आर को, मतलब जो भी चीज मिस्टर आर बिजनेस में डालता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। और कैपिटल इसलिए क्रेडिट होता है क्योंकि कैपिटल का जो पैसा होता है ना, आज नहीं तो कल किसको वापस रिटर्न देना पड़ेगा, बिजनेस को, ऑनर को देना पड़ेगा। तो ऑनर को देना, तो बिजनेस के लिए क्रेडिट द गिवर हो गया। तो टोटल कितना रुपया देना पड़ेगा, वैल्यू 13,000 रुपया। सर उस समय क्या स्टॉक देगा क्या, नहीं, उस समय कैश देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, ये देखिए आगे हम लोग बढ़ता है, ठीक है। 43 नंबर यहां पे हम लिख रहा है, इसको भी समझने की कोशिश करिएगा। इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल, फर्दर कैपिटल, और पैसा लगा रहा है इन कैश ₹3,000। मतलब ऐसा हो सकता है क्या कि बिजनेस जब स्टार्ट किया तब पैसा लगा, फिर उसके बाद 2 महीना या 4 महीना बाद और पैसा लगे, तो जो एक्स्ट्रा 4 महीना बाद और पैसा लग रहा है ना, वो फर्दर कैपिटल होगा। तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल इन कैश, मतलब और पैसा लेके आ रहा है। तो फिर यहाँ पे दो बात क्या होगा, किसके पास कैश आ रहा है, बिजनेस के पास कैश आ रहा है ना, डेबिट कर दो, और जो भी फर्दर कैपिटल लगा रहे हो ना, फिर से कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, फिर से क्या क्रेडिट हो जाएगा, कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। कितना रुपया से, 3,000। ऊपर वाला एंट्री और नीचे वाला एंट्री में क्या डिफरेंस है, एक लाइन में बोलना चाहे ना, तो जब बिजनेस स्टार्ट किए थे तो कैश और स्टॉक लगाए थे, तो कैपिटल 13,000 तक का था, अभी और एक्स्ट्रा पैसा लगा रहे हैं तो कैपिटल 3,000 से बढ़ गया। अब हमसे कोई पूछेगा ना कि बिजनेस में आपका टोटल कैपिटल कितना है, तो हम इसको भी बताएंगे, 13 और 3 टोटल मेरे पास 16,000 का कैपिटल है। और 16,000 का कैपिटल किसका है, ऑनर का है। जिस दिन बिजनेस बंद होगा ना, क्लोज डाउन करेंगे ना, उसको हम लोग लिक्विडेट बोलते हैं, जो कंपनी बंद होता है तो, ठीक है, खैर वो बाहर का बात है, पहले इसको समझते हैं। ये 16,000 रुपीज ना मिस्टर आर को वापस देना पड़ेगा। कौन देगा, बिजनेस देगा, इसीलिए तो क्रेडिट कर रहा, बिजनेस को देना बाकी है, क्रेडिट द गिवर। अब आगे बढ़ता है, एक एंट्री हम यहाँ पे और एडजस्ट करता है, ठीक है, 44 नंबर, क्योंकि इसी से रिलेटेड इसको यहाँ पे हम समझा के खत्म कर देता है। इसको हम ट्रांजेक्शन को लिखते हैं, ठीक है। इंट्रोड्यूस मतलब और लगाना, ठीक है, बिजनेस में और पैसा लगाना। इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल, फिर से लगा रहा है फर्दर कैपिटल बाई चेक, चेक के थ्रू और पैसा लगा रहा है। तो इस केस में क्या होगा, देखो जब वो कैश के थ्रू लगाया तो कैश आया, और चेक से पैसा डाला, मतलब आपके पास था, देखो हर आदमी का 2 अकाउंट होता है, यदि बिजनेसमैन है तो 2 अकाउंट होगा, एक करेंट अकाउंट होगा और एक सेविंग अकाउंट होगा। हो सकता है उसका पर्सनल अकाउंट होता है ना, जो सेविंग अकाउंट होता है, ठीक है, जो बढ़िया बिजनेसमैन होता है करेंट अकाउंट करा के करता है। ये सब हम आगे डिटेल पढ़ा देगा थ्योरी में,
तो अभी हमको क्या पढ़ना है, अकाउंट्स में हम लोग पढ़ रहा है कि फर्दर और कैपिटल डाला, लेकिन वो किसके मदद से डाला है, चेक के मदद से डाला है। तो इस केस में क्या हुआ कि बिजनेस का बैंक बैलेंस तो बढ़ेगा ना, किसका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, डेबिट करेंगे, और कैपिटल भी क्या होगा, बढ़ेगा। और कैपिटल लाइबिलिटी होता है, किसके लिए लाइबिलिटी होता है जानते हो, बिजनेस के लिए होता है। तो आपको तो ये जानकारी रखना होगा, लाइबिलिटी मतलब देना बाकी है, तो जब जब देना बाकी रहेगा लाइबिलिटी बढ़ेगा तो किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। मतलब पुराना वाला जो 43 नंबर 43 नंबर जो एडजस्टमेंट था ना, सॉरी ट्रांजेक्शन था ना, उसमें कैश में पैसा लाया तो कैश डेबिट कर दिए, इसमें चेक के थ्रू ला रहा है तो चेक तो बैंक बैलेंस को बढ़ा देगा, अपना बिजनेस का बैंक बैलेंस को बढ़ा देगा, तो बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। समझ गए, ठीक है। तो यहाँ पे 4000 हो गया और यहाँ पे भी 4000 हो गया। तो एकदम बेसिक लेवल का चीज सीख रहा है। पहला हम लोग का क्या क्राइटेरिया रहता है, बोलो, डेबिट क्रेडिट करना, कि क्या आ रहा है क्या जा रहा है, आने जाने में नहीं समझ में आएगा तो नॉमिनल अकाउंट। कभी कभी हम लोग को पर्सनल अकाउंट का भी हेल्प लेना पड़ता है जब किसी पर्सन से रिलेटेड बात होता है। लास्ट डे बताया था पर्सनल अकाउंट के अंदर में भी 3 तरह का पर्सन होता है। एक क्या बताए थे, किसी को याद है, पर्सनल इम्पर्सनल तो आप लोग सब खिचड़ी हो गया, घर से पढ़ के आया करो, ठीक है, पढ़ा करिए, ध्यान दीजिए, आगे दिन डिस्कस करेगा। चलो ट्रांजेक्शन है, इसको 2 एस्पेक्ट करेंगे। कितना था पर्सनल अकाउंट में, 3 था, नाम बोलो, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। तीनों में डिफरेंस है, उसमें हम एक एक लाइन में वर्ड टू वर्ड डिफरेंस बता दिया था, छोटा छोटा। आगे बढ़ता हम लोग, ठीक है, यहां तक खत्म हो गया। कितना ट्रांजेक्शन हम लोग कवर किया आज, मतलब आज के डेट में कितना किया, 11 कर दिया, 6 या 7 किया टोटल, कितना कर दिया टोटल, चलो ठीक है। देखो इसको हम लोग अभी खत्म करता है, हम लोग थोड़ा थियोरेटिकल बात, ओहो नीचे वाला तो खत्म कर दिया, ठीक है। हम कुछ इंपॉर्टेंट बात बताएंगे जो थ्योरी का बात है, ठीक है, उसको आपको सुनना है और दिमाग में बात को स्टोर करके रखना है। क्यों, क्योंकि देखो आप यदि थ्योरेटिकल बात दिमाग में नहीं रखोगे ना तो आगे का जो चैप्टर है उसमें आपको दिक्कत होगा, क्योंकि वहां हम बार बार समझाएंगे नहीं। जैसे एग्जाम्पल में, ठीक है, एग्जाम्पल में एसेट्स के बारे में आपको जानना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो एसेट्स का हम नॉर्मल यदि चालू वर्ड मीनिंग का हम बात कर रहा, हम बुक का लैंग्वेज का बात नहीं कर रहा है। एसेट का मतलब आपको बोले थे, या तो आप कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर दो आपके लिए एसेट्स हो जाएगा, या फिर आपको किसी से पैसा पाना बाकी है, ये 2 बात बोले थे ना। आप बुक का लैंग्वेज जाओगे तो उसको डेफिनेशन के हिसाब से बोलना पड़ेगा, ये चालू टाइप का हो गया, इसको आपको समझने में आसानी होगा। एसेट्स के अंदर 3 तरह का एसेट्स होता है, एक होता है फिक्स्ड एसेट्स और एक होता है करेंट एसेट्स, ठीक है, और एक होता है फिक्टिटियस एसेट्स, फिक्टिटियस एसेट्स, और लास्ट वाला जो एसेट्स होता है ना, इसका 4 नंबर वाले को समझना पड़ेगा, इसको थोड़ा नीचे लिख दे रहा है, कंटिंजेंट एसेट्स। मेन जो इंपॉर्टेंट बैलेंस शीट में जो एसेट्स आता है ना, बैलेंस शीट भी एक होता है कुछ, अब कैसे बताएं, चलो ठीक है, इसको पहले समझते हैं, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स, करेंट एसेट्स, फिक्टिटियस एसेट्स, कंटीजेंट, आप जस्ट नाम समझो और आगे आपको जैसे जैसे यूज आएगा आपको करते जाना है। फिक्स्ड एसेट्स में क्या होता है, जिस मतलब कोई ऐसा एसेट्स जिसमें आप पैसा लगा रहे हो, जिसको आप होल्ड करके रखोगे मोर देन 1 ईयर। ऐसा कौन सा एसेट बन सकता है जिसमें आप पैसा लगाओगे तो 1 साल से ज्यादा के लिए वेट करोगे, इंटेंशन होता है। जैसे आपका हो गया लैंड एंड बिल्डिंग, एग्जाम्पल में क्या हो गया, सोच के देखो, जनरली आदमी इन सभी जगह में पैसा लगाता है तो ये सोच के रखता है क्या कि आज लगा देते हैं 2 महीना बाद बेच देंगे, कोई नहीं सोचेगा ऐसा, क्योंकि 2 महीना बाद उसको वैसा प्राइस नहीं मिलेगा। जब आप मजबूरी में कोई एसेट्स बेचोगे ना तो आप हमेशा कम दाम में बेचोगे, क्यों, क्योंकि आपको जरूरत है। तो इसीलिए लैंड एंड बिल्डिंग में क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट रहता है कि चलो आज 5 साल बाद बेचेंगे, 10 साल बाद बेचेंगे। प्लांट एंड मशीनरी में भी वही कहानी रहता है। प्लांट एंड मशीनरी क्या होता है, बड़ा बड़ा कारखाना में मशीन यूज होता है ना, तो वो लोग का करोड़ों का इन्वेस्टमेंट रहता है बड़े बड़े मशीन में।
जैसे स्लीपर में जो स्लीपर बनता है जिससे चप्पल, हवाई चप्पल, ये सबका मशीन्स आता है, प्रोसेस होता है, ठीक है, मटेरियल प्रोसेस होता है। तो आप जरा सोचो तो प्लांट एंड मशीनरी क्या आज खरीदोगे फिर 2 महीना बाद फिर चेंज करोगे? हाँ, वो बात अलग है कि अचानक से कोई नया टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे क्या हो, जैसे आपके पास जो मशीन है 1 घंटा में, मान लो स्लीपर का एग्जाम्पल ले लो, 1000 स्लीपर बना रहा है। 1 घंटा तो बहुत कम बोल दिया, 1 मंथ में मान लो कितना स्लीपर बना रहा हो, 1000। बट एक नया मशीन आ गया जो उससे भी एडवांस लेवल का है, वो 1 घंटा में बना दे रहा है। तो आप कौन से मशीन पे ज्यादा प्रेफर करोगे? न्यू वाले पे, क्योंकि आपका कस्टमर का काफी, मान लो प्रोडक्ट का काफी डिमांड भी है, आप उतना सप्लाई नहीं दे पा रहे, तो आप क्या करोगे? बड़ा वाला मशीन खरीद के लाओगे। तो वो बात का बात है कि आपको मशीन चेंज करना पड़ेगा। बट जब भी हम लोग प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हैं ना, पैसा फिक्स एसेट में, तो उसमें मेरा यही टेंशन, ये मतलब यही इंटेंशन रहता है सॉरी, तो उस मशीन को हम 1 साल से ज्यादा यूज करेंगे। उसके बाद और क्या हो सकता है? फर्नीचर एंड फिटिंग, इसमें भी वही रहता है, फर्नीचर एंड फिटिंग भी फिक्स एसेट होता है। अब आइए करंट एसेट्स में। करंट एसेट्स में जनरली इंटेंशन जो रहता है ना होल्ड करने का, क्या करने का बाबू? होल्ड करने का लेस देन 1 ईयर रहता है। और फिक्स्ड एसेट में इंटेंशन, हम देखो वर्ड बोल रहा है इंटेंशन, याद रखेगा, इंटेंशन लिख ही लो। इंटेंशन मतलब जब आप खरीदे थे तब का इरादा। होल्ड कितने दिन करने का रहता है? 1 साल या उससे ज्यादा का। तो फिर आपका क्या हो जाएगा? फिक्स्ड एसेट्स हो जाएगा। अब करेंट एसेट्स में क्या आता है? एग्जांपल में देखो, ऐसा ऐसा एसेट्स आपको बताएंगे, आपको भी लगेगा। स्टॉक जानते हो? स्टॉक किसको बोलते हैं? गुड्स को बोलते हैं। अब आप क्या स्टॉक खरीदोगे ये सोच के कि 1 साल बाद बेचेंगे? आपके हमेशा दिमाग में आएगा स्टॉक आया है ना तो उसको तुरंत बेच दे, जितना जल्दी हो, 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, ताकि क्या हो, आपके पास फिर से जो पैसा लगा स्टॉक में वापस आ जाए। तो देखो स्टॉक आपका करेंट एसेट्स हो गया, क्योंकि इसका होल्डिंग करने का इंटेंशन क्या है? लेस देन 1 ईयर। आगे डेटर, डेटर को जानते हो किसको बोलते हैं? डेटर मतलब होता है जिसको हम लोग पैसा पाएंगे, जिससे हम लोग पैसा पाएंगे, क्योंकि हम उधारी में सामान क्या किया? बेचा है, तो पैसा पाएंगे। तो डेटर भी क्या हो गया? एसेट्स हो गया। अब आप कॉमन सेंस अप्लाई करो। आप मान लो मोदी खाना का दुकान की हो, छोटा सा एग्जांपल ले रहा, आप किसी को चावल उधारी में बेच रहे हो, दाल उधारी में बेच रहे हो। अब आप उससे सोचोगे कि 1 साल बाद पैसा लेंगे, तब तो खेला खत्म, जय श्री राम। तो फिर तो आपका पैसा फंसते जाएगा। तो डेटर भी क्या रहता है? जिसको हम लोग उधारी में सामान बेचते हैं, उससे पैसा पाएंगे, एसेट्स रहता है। तो हम लोग का वो डेटर कौन सा एसेट्स बनता है? हमेशा किस कैटेगरी में आता है? करंट एसेट्स में। क्यों? क्योंकि इसका नॉर्मली क्या होता है कि इंटेंशन रहता है कि इसको हमको जल्दी से जल्दी पैसा क्या करना पड़े? रिकवर करना पड़े। और भी आपको हम बताता है, अभी हम वर्ड पढ़ाएगा बिल्स रिसीवेबल, ये भी करंट एसेट्स होता है। ये हम आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पढ़ाएंगे कि इस बिल के बदले पैसा मिलता है। जनरली बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो बिल्स रिसीवेबल बताएंगे ना, वो 3 महीना का होता है, ठीक है? कितना महीना का होता है? 3 मंथ का ही रहता है, उससे ज्यादा का नहीं रहता है। कहीं कहीं आपको 4 मंथ का भी मिलेगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं रहता। और क्या करंट एसेट्स हो सकता है? कैश खुद करंट एसेट्स है। कैश जानते हो? कैश, कैश इन हैंड, जो आपके हाथ में पैसा है ना बिजनेस में, वो करंट एसेट्स होता है। और कैश एट बैंक भी करंट एसेट्स होता है। तो ये आपको हम कुछ बेसिक बताया, इसके अलावा और भी फिक्स्ड एसेट भी हो सकता है और करंट एसेट्स भी होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मोटर कार जानते हो? हाँ, 4 व्हीलर गाड़ी, वो फिक्स्ड एसेट बन सकता है। लैपटॉप, कंप्यूटर, जो ऑफिस में और जो फैक्ट्री में यूज होता है ना, वो भी फिक्स्ड एसेट्स होता है। तो ये फिक्स्ड एसेट का मतलब हो गया कि जो भी एसेट का यूज करने का इंटेंशन मोर देन 1 ईयर है, उसको हम लोग फिक्स्ड एसेट बोलेंगे। और लेस देन 1 ईयर है तो करंट एसेट्स। अब सुनो, फिक्टिटियस एसेट्स एक ऐसा एसेट्स होता है, फिक्टिटियस, फिक्टिटियस मतलब जो बेकार होता है। ये कोई एसेट्स थे, इसको ना हम लोग जैसे पुराना जो बैलेंस शीट था ना उसमें लिखता था, अभी जो नया बैलेंस शीट कंपनी लेवल का जो रिवाइज शेड्यूल 6 है उसमें से कोई काम भी नहीं है। बट आप ये समझ लो फिक्टिटियस एसेट्स मतलब जिसका मार्केट वैल्यू 0 रहता है, इसको आप मार्केट में बेच नहीं सकते। समझ में आया? नॉट सोल्ड इन मार्केट। फिक्टिटियस एसेट्स को कहां नहीं बेच सकते हो? क्योंकि बिकॉज नो रियलाइजेबल वैल्यू। अब इसका एग्जाम्पल आपको बता देता है, रियलाइजेबल वैल्यू एग्जाम्पल क्या हो सकता है फिक्टिटियस एसेट का? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस।
अच्छा, ये हम आगे चल के बता देगा, ठीक है। अभी हम आपको उतना डिटेल में नहीं बता पाएगा क्योंकि आपका वैसा भी मैच्योरिटी नहीं है क्लास 11 में, ठीक है। आगे चल के बता देंगे। आप कंटीजेंट एसेट्स के बारे में समझ लो, फिक्टिटियस एसेट्स के बारे में नाम सुन लो, ध्यान दो। कंटीजेंट एसेट्स का मतलब होता है कि कोई भी एसेट ऐसा हो गया जो किसी इवेंट के ऊपर डिपेंड करे। किस पे डिपेंड करे? इवेंट। इवेंट मतलब होता है घटना, सिचुएशन, जो आपके फेवर में होगा फ्यूचर में। कब? फेवर में कब होगा? फ्यूचर में। सर ऐसा कब सिचुएशन आएगा कि कोई भी चीज फ्यूचर में आपके फेवर में हो? जैसे मान लो आप किसी से किसी पे केस कर दिए हो, ठीक है। मान लो क्या कर दियो? केस कर दियो। और केस किस चीज का कर दियो? हो सकता है आपको मटेरियल बढ़िया नहीं मिला, उसमें आपको वो आदमी केस हारेगा तो आपको पैसा देगा। ऐसा होता है ना कि आप किसी से सामान खरीद रहे हो और अच्छा सामान नहीं मिला तो पेंडिंग हो गया केस, केस चल रहा है कोर्ट में, और आप जैसे ही कोर्ट से जीतोगे आपको पैसा मिलेगा। तो वो यदि आपको लग रहा है कि फ्यूचर में ये मेरे को कि हम ये केस जीत जाएंगे और हमको एक वैल्यूएशन के थ्रू पता चल जाएगा कितना रुपया होगा, तो कंटीजेंट एसेट्स को बोलते हैं। कंटीजेंट एसेट्स का तो बहुत सारे एग्जांपल है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी इसका एग्जांपल जा सकता है, बट अभी फिलहाल हम लोग उसमें नहीं जाएंगे। अभी हमको देखो मेरा मेन मुद्दा क्या है, जो क्लास जो अभी हम लोग कर रहे हैं इसका मेन मुद्दा क्या है कि देखो मेरे को 4 आइटम को एकदम मतलब डीप में समझना है। एसेट जो प्रॉपर्टी को बोलते हैं, या कहीं पैसा इन्वेस्ट करेंगे या किसी से पैसा पाएंगे। उसके बाद लाइबिलिटी, किसी को रुपया देना बाकी है, उसमें भी लाइबिलिटी कई तरह का होता है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। उसके बाद एक्सपेंस, एक्सपेंस एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है, इससे बहुत सारा चीज आता है, जैसे इलेक्ट्रिक, ऑफिस, सैलरी, रेंट, पेड जो करते हैं ना, ये सब एक्सपेंस होता है। और क्या होता है बोलो तो? इनकम। इनकम में आपका सेल हो गया, डिस्काउंट रिसीव हो गया, याद करो डिस्काउंट रिसीव बताया था ना, किसी से डिस्काउंट मिलना। तो अभी हम लोग एसेट्स के बारे में पढ़ा। एसेट्स मेरे हिसाब से बेसिकली 4 तरह का होता है, जिसमें से ये दोनों इंपॉर्टेंट है, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट। इसको आपको इसलिए समझना पड़ेगा क्योंकि आगे जो हम लोग चैप्टर करेंगे ना, वहां पे डायरेक्ट अपना आएगा स्टॉक, डेटर। आपको याद होना चाहिए डेटर एसेट्स है, पैसा पाना बाकी है। बिल्स रिसीवेबल एसेट्स है, जहां जहां आपको रिसीवेबल वर्ड होता है ना वो एसेट ही होता है। कैश इन हैंड एसेट्स है, कैसेट बैंक एंड। बट ये जो आपको हम एग्जांपल दिए ना, इसके अलावा और भी बहुत सारा एसेट हो सकता है, ठीक है। आज हम लोग क्लास को इतना ही करता है ऑफ, ठीक है। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अभी और बहुत सारा छोटा छोटा रिवीजन लेक्चर डाल के 11 12 बीकॉम का, फाउंडेशन का, सीए फाउंडेशन का, इंटर का फाइनल का रिकॉर्ड कर करके यूट्यूब में भी डालेंगे और इससे बहुत सारे स्टूडेंट को बेनिफिट मिलेगा। तो आप इसको शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्किल में और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो, क्योंकि 70% ऐसा ऑडियंस है जो सब्सक्राइब नहीं किया है और बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। तो इसको आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।